Hello everyone, welcome you all to your own YouTube channel Prep with Ones। आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर पे क्लिक किया है अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ में कि मैं इस लेक्चर को देखूंगा और मेरे को कुछ बेनिफिट होगा मेरे एग्ज़ाम में। कहीं ना कहीं ये मेरी हेल्प करेगा फिजिक्स सीखने में और उससे मेरे को एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मेरे से बन जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे से, है ना। सो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करूं। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा किस तरीके से पढ़ा दूंगा कि फ़िज़िक्स आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं इस वजह से नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी करना है। मैं आपको ये जो वीडियो लेक्चर है इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि आप केवल एग्ज़ाम में ही अच्छा परफॉर्म ना करें, बल्कि एक्चुअली में फ़िज़िक्स क्या है उसको भी आप फील कर पाए और विजुअलाइजेशन के साथ में एक्चुअल में फ़िज़िक्स क्या है मैं आपको वो बता पाऊँ। तो एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना और फिज़िक्स को समझना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। एक ऐसा एक स्टूडेंट भी आपको मिल जाएगा जो फिज़िक्स में फुल स्कोर कर लेगा, लेकिन उसको फिज़िक्स रियली में क्या है एक्चुअल में वो बिना फील करे भी वो फिज़िक्स के क्वेश्चन कर सकता है, केवल कुछ फैक्ट्स वगैरह को याद करके या फॉर्मूला याद करके। ठीक है, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ दिमाग में याद नहीं रखना, किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारना, और वो भी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकता है। ठीक है, विद इंटरेस्ट। लेकिन जो पहले वाला स्टूडेंट है जिसको एक्चुअली में फिजिक्स क्या है वो नहीं पता, उसने कभी भी फील करके रियल में डायग्राम बना के कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, माइंड में विजुअलाइज नहीं किया, वो हो सकता है अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाए तो वो अटेम्प्ट ना कर पाए, वो कुछ नया ना सोच पाए, वो केवल उसी तरीके के क्वेश्चन कर पाएगा जिस तरीके के क्वेश्चन टीचर ने लेक्चर में करा दिए होंगे या उसने पहले से खुद से कर रखा है। लेकिन अगर कुछ नया आ गया तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिसने फिजिक्स को समझा है डायग्राम से, विजुअलाइज करके, माइंड में एक्चुअली में सिचुएशन को इमेजिन करके, वो हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकता है। तो क्या भैया इसका ये मतलब है कि हमको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा? क्या मेरे को कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, फैक्ट्स वगैरह कुछ भी याद नहीं करने? देखो एक्चुअल में जो हमारे पेपर का नेचर है, मैं यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस और जो जिस भी एग्ज़ाम में सिमिलर फिजिक्स पूछी जाती है उनकी बात कर रहा हूँ। देखो उनमें एक्चुअली में 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं जो फैक्ट बेस होते हैं, जो हमको याद ही करने पड़ेंगे। तो हमारे पेपर का नेचर ही ऐसा हो जाता है कि हमको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जैसे कि क्वेश्चन आया था वेवलेंथ के ऊपर इस साल ही फिजिक्स में, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेडिएशन में रिस्पॉन्ड टू एन एक्सरे। अब एक्सरे की जो रेंज होती है वो होती है 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच में। तो उसने बोला था कि कौन सी रेस्पॉन्ड कर सकती है एक्सरे को, तो इनके बीच में लाई करने वाली रेंज कौन सी है, वो है 1 नैनोमीटर, क्योंकि 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच वाली ही रेज जो है वो रेस्पॉन्ड करेगी एक्सरे को। ठीक है, एक और क्वेश्चन था हमारे पास में कि 1 पारसेक इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इज़ अबाउट, यानी कि 1 पारसेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कितने होते हैं। तो हमको पता है कि 1 पारसेक जो है हमारा वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और 1 AU होता है हमारा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब अगर मेरे को ये निकालना है कि 1 पारसेक इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कितना होगा, तो उसके लिए मेरे को 1 पारसेक को डिवाइड करना होगा 1 AU से, जो कि होता है 3.08 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻11। अब 3.08 को अप्रोक्स 2 टाइम्स मान लो 1.5 का, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁵ AU। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था अभी इस वाले एग्जाम में ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। तो अगर आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है अगर वो आपको याद हो, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है वो माइक्रोवेव की होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, फैक्ट बेस ही मान सकते हो आप, याद करने वाला, या जब मैं चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो मैं हर एक चीज़ का प्रॉपर आपको रीजनिंग दूंगा कि ऐसा ही क्यों हुआ है, तो जब आप अच्छे से कर पाओगे इसको। इसमें बोला है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड इज़। तो हमको पता है कि जो सोलिनॉइड होता है इस टाइप का होता है सोलिनॉइड, जो उसके अंदर जो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है इस तरीके से, और वो यूनिफॉर्म होती है। तो इसका आंसर तो आ गया यूनिफॉर्म। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि इसके जस्ट ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसका आंसर होगा 0। सोलिनॉइड के ऊपर और नीचे, जस्ट ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, 0। लेकिन यहाँ पे हमसे कैसे पूछा था, अंदर कितनी होगी वो पूछा था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया यूनिफॉर्म। फिजिक्स मेरे वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करने के बाद ऐसा मेरे वीडियो लेक्चर्स में क्या खास होगा, देखो मैं क्या करूँगा, जितने भी NDA, CDS, CAPF और बाकी जो भी एग्ज़ाम है उन सब के PYQs इसमें कवर कर लूँगा। साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी कवर होंगे जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैंने ये लेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि इस लेक्चर को करने के बाद में ना ही तो आपको कोई भी शीट करनी अलग से, ना ही कोई PYQ करने हैं, लिटरली आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपको वीडियो लेक्चर पूरा करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है फिज़िक्स के लिए। और अगर आपको कुछ बाद में रिवाइज़ करोगे तो आप यही सेम क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकते हो, दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। इस PDF से मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िक्स एक्चुअली में है क्या, क्यों पढ़नी है फ़िज़िक्स, क्यों ज़रूरी है फ़िज़िक्स हमारे लिए, क्यों डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते फ़िज़िक्स हमको पढ़नी ही चाहिए, या फिर अगर मैं डिफेंस का एस्पिरेंट ना भी हूँ तब भी फ़िज़िक्स मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। तो फिज़िक्स है क्या, फिज़िक्स स्टडी है ऑफ हाउ एवरीथिंग वर्क इन दिस वर्ल्ड। फिज़िक्स हमको बताती है कि कोई भी चीज़ मूव कैसे हो रही है। अगर हमने कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी तो वो नीचे ही क्यों आती है, कैसे लाइट ट्रेवल करती है, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से स्टार्स और प्लैनेट बिहेव करते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में मैं बोल सकता हूँ कि फिज़िक्स जो है वो रूल बुक है नेचर की, कि नेचर में किस तरीके से क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, उसका क्या लॉ है, उसकी स्टडी है फिज़िक्स। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूँ फिज़िक्स के, तो सबसे पहले आप अपने घर में ही बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो जहाँ पे फिज़िक्स यूज़ हो रही है। सबसे पहले एग्जांपल है, जैसे लेट सपोज आपने फ्रिज में से बर्फ़ निकाला और एक पानी के गिलास में उसको डाल दिया, तो आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद में वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट होकर वाटर को ठंडा कर देगी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, यहाँ पे क्या फिज़िक्स यूज़ हुई, यहाँ पे फिज़िक्स यूज़ हुई हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वार्म वाटर टू कोल्ड आइस। जो हीट थी वो गर्म पानी से निकलकर उस कोल्ड आइस में चली गई, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो गई। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, जब आपने फ्रिज खोला था और फिर आपने बर्फ़ निकाला तो आपने फ्रिज बंद भी किया होगा। तो जब आपने फ्रिज बंद किया तो आपने ये नोटिस किया होगा, तो फ्रिज जो है वो स्टिकली टाइटली बंद हो जाता है। ये क्यों होता है, ये होता है एयर डिफरेंस की वजह से। जो फ्रिज के अंदर एयर प्रेशर है और जो बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, उसके डिफरेंस की वजह से वो टाइटली क्लोज हो जाता है। और उसके साथ एक और चीज़ भी यहाँ पे फैक्टर है, वो है मैग्नेट लगे हुए होते हैं फ्रिज की लेयर्स पे, जो उसको टाइटली होल्ड करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा रियल लाइफ एग्जांपल, लेट सपोज आपकी मम्मी ने अभी अभी पोछा लगाया है और आप अपनी घिसी हुई चप्पलें पहन के उस फ्लोर पे चलने का ट्राई करोगे, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप फिसल जाएं। तो ये हुआ लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। जो फ्रिक्शन थी आपके फ्लोर और आपकी चप्पलों के बीच में, वो कम हो गई, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो कम लगा फ्लोर पे और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है फिसलने की वो बढ़ गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किस तरीके से लगी हुई होती है। देखो, आप जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हो, जैसे कि फ़ैन आप देख रहे हो, तो फ़ैन किस वजह से मूव कर रहा है, फ़ैन के अंदर क्या है, फ़ैन के अंदर मोटर है, मैग्नेट्स है और उनका रोटेशन है। उसके पीछे भी फिजिक्स है, जो हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, जो ये आप ट्यूबलाइट जलाते हो, ट्यूबलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कैसे होता है, बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट होता है, कौन सी गैस फिल होती है, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर हैं और ये हमारी रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और वो एग्जाम्पल है कि आप इस लेक्चर को कैसे देख पा रहे हो, कैसे मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपका फ़ोन है या टैबलेट जो भी है जिसमें भी आप लेक्चर देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर कहीं ना कहीं से गई, या तो वो एसी करंट है या फिर बैटरी से अभी चल रहा है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसने क्या किया, जो हमारे डिवाइस के अंदर सर्किट है उसको पावर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारी डिस्प्ले है एलसीडी एलईडी वो ग्लो हुई। ग्लो होने के बाद उसमें से लाइट रेज निकली, और वो लाइट रेज क्या हुई, वो एयर के थ्रू ट्रेवल करी स्ट्रेट लाइन में और हमारी आइज़ के कॉर्निया पे लगी। ठीक है, अब वे कॉर्निया पे हो लगने के बाद में उन्होंने फोकस किया रेटिना पे। रेटिना पे फोकस हुआ, फिर रेटिना के पास दो चीज़ें होती है, रोड एंड कॉन्स, जिन्होंने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक गए, और ब्रेन ने इस चीज़ को इंटरप्रेट कर लिया एज मूविंग इमेजेस। ये हमने कैसे देख रहे हैं, हम कैसे देख पा रहे हैं, उसके पीछे की फिजिक्स थी, शॉर्ट में बताया मैंने आपको। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको ऑब्वियसली डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ें। ठीक है, अब आपको ये लेक्चर सुनाई कैसे दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो आपके फ़ोन का स्पीकर है, स्पीकर के अंदर होता है डायफ्राग्राम, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने पर वो करता है वाइब्रेट टू एंड फ्रो। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है साउंड वेव, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि कंप्रेशर और रेयर फ्रैक्शन ऑफ एयर मोलिक्यूल्स की वजह से वो होता है। ठीक है, अब वो जो साउंड वेव है वो एयर में ट्रेवल करेगी, क्योंकि साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकती है एयर में किसी स्पीड से, 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एयर में ट्रेवल करी। अब ये साउंड जो स्पीकर से निकली थी वेव की फॉर्म में, वो एयर में गई, एयर से हमारे ईयर में गई। अब सबसे पहले हमारा आता है आउटर ईयर, बाहर वाला ईयर, जो क्या करता है, जो साउंड को कलेक्ट करता है। ठीक है, और वाइब्रेट करता है हमारे ईयर ड्रम को। उसके बाद आता है हमारा मिडल ईयर बोन, जो एम्पलीफाई कर देता है इसकी वाइब्रेशंस को। उसके बाद आता है इनर ईयर, जो क्या करता है, जो इन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑडिटरी नर्व होती है, जो इन इम्पल्सिस को ब्रेन तक भेजती है, और ब्रेन इसको इंटरप्रेट कर लेता है एज वॉइस या फिर म्यूज़िक, जो भी आप बोलते हो। तो ये सारी फिजिक्स थी कि किस तरीके से आप इस लेक्चर को देख रहे हो और सुन पा रहे हो मेरी आवाज़ अभी। ठीक है, तो क्या आप समझ पाए हो कि फिजिक्स के बिना कुछ नहीं है। फिजिक्स हर चीज़ में यूज़ हो रही है, चाहे आपको वो चीज़ पता हो या ना पता हो। लेकिन क्या फ़ायदा होगा भैया अगर हमें फिजिक्स जान लेंगे, हमारा तो काम अब भी चल रहा है, बिना जाने भी हम सब कुछ कर पा रहे हैं। आपके बताने से पहले भी तो हम आपको सुन और देख पा रहे थे ना, तो फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो देखो, फिजिक्स पढ़ने से क्या होता है, आप नियर फ्यूचर चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि जो आपका पहला ही चैप्टर है काइनेमेटिक्स, तो इस काइनेमेटिक्स में जब मैं आपको 2D मोशन पढ़ाऊंगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या करेंगे, बॉल को थ्रो करेंगे। ठीक है, किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, या किसी बिल्डिंग से थ्रो कर दिया, या छोड़ दिया बिल्डिंग से, तो उस बॉल के का फ्यूचर क्या होगा, कि थोड़ी देर बाद वो बॉल किस तरीके से रिएक्ट करेगी, या कितनी स्पीड होगी उसकी, कितनी वेलोसिटी होगी, ये सारी चीज़ें हम निकाल पाएंगे। क्या बॉल कितने टाइम के बाद ज़मीन को हिट करेगी, कितनी वेलोसिटी के साथ में हिट करेगी, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के थ्रू सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि फ़िज़िक्स क्या है। अब हम जानेंगे कि वाई फिजिक्स इज़ असेंशियल फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अब देखो, सबसे पहले सबसे काम की बात कि हमारे एग्ज़ाम में आती है भैया, इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एनडीए की बात करूँ तो एनडीए में 23 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आते हैं अभी फ़िलहाल में, यानी कि सीधे सीधे आपके 100 मार्क्स बन गए, जो कि बहुत मायने रखता है खुद में। और CDS में भी 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, CAPF में भी काफ़ी अच्छी वेटेज है। यानी कि जितने भी हमारे डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सब में फ़िज़िक्स आती है। तो इस वजह से हमको फ़िज़िक्स पढ़नी है। ठीक है, ओके भैया। लेकिन और क्या इसका यूज़ है फ़िज़िक्स का आगे? देखो,
फिजिक्स ना क्यों ज़रूरी है? मान लो आप एसएसबी में जा रहे हो, तो उनको क्या चाहिए? उनको साइंटिफिक अवेयर लीडर्स चाहिए। उनको केवल फाइटर्स नहीं चाहिए, उनको वो बंदे चाहिए जो सोच पाए कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। इससे पता चलता है हमारी एनालिटिकल थिंकिंग किस टाइप की है। जैसे कि मान लो एसएसबी में आपसे पूछ लिया गया कि जो आप बुलेट फायर करते हो वो हमेशा एक कर्व्ड पाथ ही क्यों फॉलो करती है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए वहाँ पे, तो है ना, मतलब कि ओरा माइनस हो जाएगा एक तरीके से आपका। और साथ ही साथ अगर आपको ये बात पता होगी और आपने बता दिया, तो इससे पता चलेगा कि यार आप जो है फिजिक्स को लेके अवेयर हो, आपके सराउंडिंग में कोई चीज़ें किस तरीके से होती है आप उनको देखते हो, एनालिसिस करते हो। तो इससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग का पता चलता है। दूसरी चीज़, अगर आप फिजिक्स अच्छे से नहीं समझोगे तो आप वेपन्स और नई नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे सीख लोगे, ये बताओ मेरे को। जैसे कि जो हमारा पहले चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन तब यूज़ होगा जब भी आप मिसाइल फायर करेंगे, कोई बुलेट फायर करेंगे। इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल है रियल लाइफ में। साथ ही साथ जितने भी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सब न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करती है और थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। तो आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए, बेसिक्स है, ठीक है। साथ ही साथ मान लो आपको किसी पे नज़र रखनी है, वहाँ पे आप फौज में हो गए, आपको किसी पे नज़र रखनी है, तो आप अपने टारगेट को किस तरीके से आप उस पर नज़र रखोगे? आप लेज़र और रेडार की मदद से यूज़ करोगे, आप सोनार का इस्तेमाल कर सकते हो। और सोनार की फुल फॉर्म आई थी हमारे एग्ज़ाम में इसी बार, तो आप कमेंट करके बताना कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है। और एक और चीज़ होती है लिडार बोलते हैं जिसको हम, उसका क्या यूज़ होता है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पॉइंट ये है कि जितने भी आप फिज़िक्स पढ़ोगे ना, वो सारी फिज़िक्स आप यूज़ करोगे रियल लाइफ में। जब भी आप कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको फिज़िक्स का यूज़ आएगा ही आएगा। तो इस वजह से फिज़िक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इंटरेस्टिंग भी है यार। क्या आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं आती कि भाई मैं ये जान पाऊँ कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं आती तो आपका दिमाग सच में मर चुका है, उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो मैं करवा दूंगा अपने लेक्चर्स के थ्रू। अब हम समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो देखो, मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है, फिज़िक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन की, स्टडी ऑफ मोशन। अब ये जो मैकेनिक्स है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स में हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो चीज़ें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं या फिर इक्विलिब्रियम में होते हैं। और दूसरा होता है डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स के अंदर क्या आता है? डायनेमिक्स क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली काइनेमेटिक्स, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, और दूसरा होता है काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन की, यानी हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बट हम उसमें इस चीज़ को नहीं देखते कि ये मोशन क्यों हुआ, कौन सी फोर्स इस मोशन को करा रही है, क्या इसमें कितने न्यूटन का फोर्स लगा, कितनी टॉर्क लगी, हम उन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि मोशन किस टाइप का है, ठीक है। जबकि काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स में हम इस चीज़ को देखते हैं कि मोशन किस वजह से हुआ, यानी कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, या फिर कितना टॉर्क लग रहा है। हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं काइनेटिक्स के अंदर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। आप इसको भी पढ़ सकते हो, स्लाइड में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब हम देखो भाई, मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी दुनिया सोचो जहाँ पे मोशन ही ना हो तो क्या होगा? भाई आज तक आपने बहुत बार मोशन वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा पहले भी, बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मोशन होता ही ना फिर क्या होता? ऐसी दुनिया जिसमें मोशन नहीं होने का, वो क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगी? अब देखो, अगर मोशन नहीं होगा चीज़ों का तो भाई कोई हवा भी नहीं चलने वाली है ना ही कोई रिवर होगी,
ना ही कोई डे और नाइट होगा। अब डे और नाइट क्यों नहीं होने के भैया? देखो मैं बता रहा हूँ आपको। डे और नाइट होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, हाँ या ना? लेकिन अगर अर्थ जो है वो रोटेट ही ना करे तो क्या होगा? हमारी जो अर्थ है उसका एक फेस जो है वो सन की तरफ होगा, और अगर वो सन की तरफ होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा? इस साइड हमेशा डे होगा और इसकी दूसरी साइड हमेशा नाइट होगी। तो यानी कि डे और नाइट का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसी दुनिया हो जहाँ पे मोशन ना हो। ठीक है, अब सीज़न वाला फंडा भी ख़त्म हो जाएगा, गर्मी सर्दी वाला भी, क्योंकि जिस साइड हमारा सन रहेगा, यानी कि अर्थ की जोन सी साइड सन के तरफ फेस करेगी उस साइड हमेशा गर्मी होगी और दूसरी साइड हमेशा विंटर हो गया। ठीक है, अगर मोशन ही ना हो तो जो ब्लड है जो हमारी वीन्स और आर्टरीज में फ़्लो कर रहा है वो भी फ़्लो ना करे, और अगर वो फ़्लो नहीं करेगा तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करने की। यानी कि आप समझ गए होगे कि अगर मोशन नहीं होता तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती अर्थ पे। लाइफ पॉसिबल है किस वजह से? मोशन की वजह से। हमारा जो अर्थ है अगर वो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन करना बंद कर दे तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कोलैप्स हो जाएगा और फॉल कर जाएगा इनटू दी सन। क्या ये बात आपको अजीब लग रही है? पहली बार सुनी है? तो आपको इसका रीज़न फाइंड आउट करना है खुद से कि ऐसा क्यों होगा। अर्थ जो है वो सन पे जाकर क्यों गिर जाएगा अगर रेवोल्यूशन और रोटेशन बंद हो जाए तो आपको खुद से इसका रीज़न फाइंड आउट करना है और कमेंट करके बताना है। अब हम देखेंगे मोशन क्या होता है। तो अगर मैं मोशन को डिफाइन करूं तो मोशन क्या होता है हमारा? मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एन ऑब्जर्वर या फिर रेफरेंस पॉइंट, तब हम बोलते हैं कि मोशन हो चुका है। क्या बोला मैंने? मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर या फिर रेफरेंस पॉइंट, तब हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी हमारी मोशन में है। अब आपने क्लास 9th में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा ट्रेन का, जो हमें बताता है कि रेफरेंस पॉइंट क्यों ज़रूरी है, क्यों कोई चीज़ एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है और दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वही चीज़ मोशन में भी हो सकती है। मान लो दो दोस्त है, ये राहुल है और ये इसकी दोस्त सोनम है, और ये इन दोनों का कॉमन फ्रेंड गौरव है। तो गौरव प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब गौरव देखता है कि कुछ देर के बाद जब ट्रेन चलती है तो गौरव के रेस्पेक्ट में राहुल और सोनम जो है वो दोनों मोशन में आ जाते हैं, क्योंकि रोहन देखता है भाई टाइम के साथ साथ ट्रेन जो है आगे जा रही है, दोनों मेरे से दूर जा रहे हैं। तो गौरव के हिसाब से राहुल और सोनम दोनों मोशन में हैं, लेकिन राहुल और सोनम एक दूसरे को देखते हैं तो ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ इन दोनों की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही ट्रेन के अंदर। तो राहुल के रेस्पेक्ट में सोनम रेस्ट पे है और सोनम के रेस्पेक्ट में राहुल रेस्ट पे है। लेकिन जब राहुल देखता है अपने दोस्त गौरव को प्लेटफॉर्म पे अपने से दूर जाता हुआ, तो राहुल बोलता है कि गौरव मोशन में है। क्योंकि गौरव तो टाइम के साथ साथ मेरे से दूर जा रहा है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि हमारी ट्रेन जो है गौरव से दूर जा रही है, यानी कि हमारी ट्रेन मोशन में है, इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि गौरव चल रहा है या गौरव मोशन में है। ठीक है, सेम सोनम को भी लग रहा है कि गौरव मोशन में है या फिर हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन गौरव के रेस्पेक्ट में वो दोनों मोशन में हैं। ठीक है, लेकिन राहुल और सोनम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मोशन एंड रेस्ट जो है
वो रिलेटिव टर्म्स होती हैं, यानी कि विदाउट में रेफर किए, रेफरेंस पॉइंट के किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को या बॉडी को नहीं बोल सकता कि वो रेस्ट में है, मोशन में है। मेरे को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता सकता हूँ कि कोई चीज़ मोशन में है या फिर रेस्ट में है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। ये हो गया था हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। चलो टाइप ऑफ मोशन। अब मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो इस यूनिवर्स में केवल 3 टाइप के मोशन ही पॉसिबल हैं। सबसे पहला है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, अगर वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि वो जो है ऑब्जेक्ट या बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लगाया हुआ है कि ये ट्रेन है, सॉरी ट्रेन नहीं, ये कार है। एक कार ट्रैवल कर रही है, मान लो इधर चल रही है मोशन में, तो एक कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। ठीक है। अब ट्रांसलेशन मोशन जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। या तो वो रेक्टिलिनियर हो सकता है। रेक्टिलिनियर कब होगा? जब वो मूवमेंट करेगा एलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि कार अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहे तो उसमें क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। या फिर कर्विलिनियर हो सकता है, यानी कि मूवमेंट एलोंग अ कर्व्ड पाथ। जैसे कि एक बॉल को अगर मैं थ्रो कर दूँ एक आर्क में। दूसरा हमारे पास मोशन आता है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है? दिस डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स एक्सिस। एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड द ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन कंटिन्यूसली चेंजेस। यानी कि सिंपल भाषा में बोल रहा है कि एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट की फिक्स एक्सिस होती है। जैसे आपने साइकिल चलाई होगी, बचपन में सबने चलाई है, तो साइकिल की जो एक्सिस होती है ना वो फिक्स होती है और व्हील जो है वो मूव करता है, तो व्हील वहाँ पे वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। या फिर आपने पंखा देखे होंगे, छत पे लगने वाला पंखा जो होता है वो भी रोटेशन मोशन कर रहा होता है। या फिर अगर कोई एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करे उसको भी बोलते हैं, जैसे कि अर्थ जो है वो ऑर्बिट करता है सन के अराउंड, तो उसमें भी उसको भी रोटेशनल मोशन ही बोलते हैं। अब आता है वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? वाइब्रेशन मोशन क्या होता है? वाइब्रेशन मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का अबाउट इट्स मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर पीरियोडिक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको फोर्स लगाकर इसको मैं यहाँ से ऐसे फोर्स लगाऊँ इस पर, तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। या फिर आपने पेंडुलम वाला एग्जांपल देखा होगा, जैसे ये पेंडुलम है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहीं आ जाएगा, तो इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें ये भी हमारा एग्जांपल है किसका? वाइब्रेशनल मोशन का। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या फिर जो हमारा बेसिकली जो हमारे सिलेबस में हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है? एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, तो हम उसको बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। जैसे कि पेंडुलम में होता है, पेंडुलम जब स्विंग करता है तो उसमें भी एसएचएम परफॉर्म हो रहा होता है। इसका हमारे सिलेबस में चैप्टर है, हम वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशंस। डायमेंशंस के बेसिस पे कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं? तो मेनली 3 टाइप के मोशन ही पॉसिबल है इस वर्ल्ड में, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब लेट्स सपोज एक पार्टिकल है ये, और ये केवल इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में से किसी एक में ट्रेवल करता है। या तो वो केवल एक्स एक्सिस में
मूव करता है, या केवल वाई एक्सिस में मूव करता है, या केवल जेड एक्सिस में मूव करता है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है जो क्या करता है, जो इस टाइप से मूव करता है, वो एक्स एक्सिस में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ, उसमें एक्स एक्सिस में भी कुछ चला और वाई एक्सिस में भी कुछ चला, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कि क्या है, ये है हमारा टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है जो क्या करता है, जो स्पेस में फ्रीली मूव करता है, लेट सपोज ऐसे, तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस में भी मूव किया, वाई में भी और जेड में भी, तीनों एक्सिस में मूव किया कुछ ना कुछ, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो देख लेते हैं कि अगर कोई कार जो है वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसको बोलेंगे कि वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। जैसे कि एक ट्रेन मूव करती है रेलवे ट्रैक्स पे, वो भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर फॉल करता है, वो भी वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। एक पिस्टन जो मूव करती है सिलेंडर में, इंजन के अंदर सिलेंडर्स होते हैं, उनके अंदर पिस्टन होती है, तो जो उसका मूवमेंट है वो भी वन डायमेंशनल मोशन होता है। और ये भी एग्जांपल हो गया आपका। ओके, अब टू डायमेंशनल मोशन क्या है? टू डायमेंशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें पार्टिकल दो कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक साथ चेंज होता है साइमल्टेनियसली। यानी कि जैसे आपने बॉल को थ्रो किया, लेट सपोज आपके पास कोई बॉल है और आपने उस बॉल को थ्रो किया। जब आप उस बॉल को थ्रो करते हो तो वो दो डायरेक्शन में चेंज होती है। जैसे मान लो यहाँ से आपने कोई बॉल को थ्रो किया किसी वेलोसिटी v से, तो उस बॉल का मोशन जो है, अगर आपने नोटिस किया, वो इस टाइप का होता है कि वो पहले एक्स एक्सिस में आगे जाती है और वाई एक्सिस में ऊपर जाती है। तो दो डायमेंशनल उसके, यानी कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक साथ चेंज होते हैं, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन। तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसके आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो पॉज करके। अब थ्री डायमेंशनल मोशन जो है, स्पेस में हम किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं और तीनों डायमेंशनल चेंज होती है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि थ्री डायमेंशनल मोशन है। जैसे कोई भी रैंडम, जैसे कि ये पार्टिकल है, कैसे भी रैंडमली मूव कर रहा है, तो ये स्पेस में मूव करता है ऐसे। तो ये एग्जाम्पल हो गया 3D मोशन का। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों क्या होते हैं, किस चीज़ को ये बताते हैं, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। यानी कि जितनी भी लेंथ किसी पार्टिकल ने ट्रेवल करी है एक्चुअल में, बिना ये देखे कि वो कौन से डायरेक्शन में मोशन किया उसने, कैसे मोशन किया, उन सारी चीज़ों को हटाकर जितना उसने लेंथ ट्रेवल करी उस पाथ में चलते हुए, बस वही डिस्टेंस है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक पार्टिकल है और वो यहाँ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से और ऐसे 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 घूम फिर के यहाँ पे आ गया, तो जितनी भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये सारी क्या होती है? ये होती है डिस्टेंस, जो भी उसने पाथ ट्रेवल करा, यानी कि यहाँ से जाकर ये, इस सब का अगर मैं ऐड कर दूँ एक तरीके से पेरीमीटर, जैसे हम निकालते हैं ना रेक्टेंगल का, सर्कल का, उन सब का पेरीमीटर निकालते हैं, तो उसी तरीके से डिस्टेंस भी वही है। एक्चुअल पाथ में जितनी लेंथ ट्रेवल करी पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ये होता है, जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, आप यहाँ गए 4 मीटर, 3 मीटर यहाँ पे गए, ये 4 मीटर और 3 मीटर। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, तो डिस्टेंस तो इसमें कितना होगा? डिस्टेंस होगा जितना उसने पाथ ट्रेवल करा उतना। तो कितना ट्रेवल करा उसने? 4 मीटर इधर गया, वो 3 मीटर इधर गया, तो ये हो गया टोटल, ऐड करके इन दोनों का सम 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि सबसे छोटा रास्ता इनिशियल पॉइंट का, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इनिशियल पॉइंट था ये, और यहाँ पे उसका मोशन की स्टडी खत्म हो गया, यानी कि फाइनल पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है या सबसे शॉर्टेस्ट
रास्ता जो होता है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, तो पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से आप निकालोगे कि 5 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ 5 मीटर। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लेते हैं। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी। अब पॉजिटिव क्यों होगी, मान लो आपने बाइक स्टार्ट करी, बाइक का आपने ओडोमीटर देखा है, अगर आप उसकी रीडिंग को ज़ीरो कर दो और फिर अपनी बाइक स्टार्ट करके आप थोड़ा घूम फिर के आओ, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। जो डिस्टेंस वहाँ कुछ ना कुछ मीटर में रीडिंग आ जाएगी, जो भी वो रीडिंग होगी वही डिस्टेंस होगी कि तुम कितना डिस्टेंस चल के आए अभी। और ज़ीरो कब हो सकती है डिस्टेंस, अगर आपने बाइक स्टार्ट करी और आपने गियर डाला नहीं, आप कहीं पे गए नहीं, आपने बाइक वहीं की वहीं खड़ी रखी, आपने मूव ही नहीं किया, तो तब उस केस में डिस्टेंस आपकी ज़ीरो होगी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसके पास में बस केवल मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट होगी। जैसे कि डिस्टेंस यहाँ पे आई थी हमारी 7 मीटर, तो 7 क्या हो गया, 7 हो गया मैग्नीट्यूड और मीटर हो गया उसकी यूनिट। यानी कि स्केलर क्वांटिटी वे होती हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, जैसे कि 7 मीटर हो गया। कैन नेवर डिक्रीज ड्यूरिंग मोशन। हाँ जी, अब इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा जैसे जैसे मोशन आगे बढ़ता है टाइम के साथ साथ डिस्टेंस ज़्यादा ही होगी या फिर उतनी ही रहेगी। कभी भी डिस्टेंस मोशन के ड्यूरेशन के बीच में नहीं हो सकती। यानी कि अगर एक बार डिस्टेंस चली गई तो वो कभी भी उससे कम नहीं हो सकती, ज़्यादा ही हो सकती है, बढ़ ही सकती है। मतलब डिस्टेंस डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। यानी कि जो भी हमारी बॉडी है, बाइक है, कार है, स्कूटर है, उसने कौन सा रास्ता फॉलो किया और वो रास्ता कितने मीटर का था या कितनी उसकी डिस्टेंस थी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने नॉर्थ में 100 मीटर चले आप, फिर 50 मीटर आप साउथ में चले, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपकी होगी 150 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में। वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी होगी। पॉजिटिव कब होगी, देखो डिस्टेंस समझना आसान था। डिस्प्लेसमेंट में हम एक तरीके से जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका सहारा लेंगे समझने के लिए। जैसे 0,0 है, मान लो ये आपकी बाइक यहाँ पे अभी ओरिजिन पे है, आपने अपनी बाइक को क्या किया, पॉजिटिव एक्सिस में ले गए आप 10 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद आपके दोस्त का फ़ोन आया कि भाई आज एक बार जल्दी, काम है कुछ। तो आपने क्या करा, आपने अपनी बाइक को यूटर्न लिया और आप अपने दोस्त, जो आपका दोस्त यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा था, आप अपने दोस्त के पास वहाँ पे चले गए और ये डिस्टेंस थी 20 मीटर्स। तो आप यहाँ से यहाँ पे आ गए आप जा। तो अब क्या हुआ, पहले डिस्टेंस आपकी +10, अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो पहले आपकी डिस्प्लेसमेंट जो थी वो 10 मीटर हो गई थी। फिर आपके दोस्त का कॉल आया और आप पीछे चले गए, यूटर्न ले गए, तो फिर आपको ओरिजिन से 20 मीटर्स अवे जाना पड़ा। तो अब अगर यहाँ पे मैं आपकी पूछूँ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी, डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी -20 मीटर्स। अब ये माइनस केवल ये बता रहा है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यानी कि जहाँ पे आप थे आप उससे नेगेटिव डायरेक्शन, ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड में आपने मूव किया 20 मीटर्स। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए है, इसका इससे ज़्यादा कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, आई होप आपकी बात समझ आ गई होगी। अब आपने क्या किया, अब आप फिर से, आपकी मम्मी का कॉल आया कि बेटा जल्दी घर आ जा, बहुत देर होगी तेरे को। तो आपने क्या किया, ओरिजिन आपका घर था लेट्स सपोज, तो आप फिर से अपनी बाइक अपने मोड यूटर्न ली और फिर आप यहीं पे आगे जहाँ से आप चले थे। तो अगर मैं अब, और आपको मैं ओरिजिन को मैं ओ से डिनोट करता हूँ, तो जो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूँ आपकी एट ओरिजिन, तो वो क्या होगी, आपने यहीं से अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था और आप फाइनली यहाँ पे आ गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो ये आ गया आपका 0 मीटर। तो आपका जो, और अगर मैं इस पॉइंट को बी मानूँ, तो डिस्प्लेसमेंट एट बी वो कितना हो गया आपका 10 मीटर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है।
अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने में हमने यूज़ किया डायरेक्शन का। हम बता रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कि इसकी डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मेज़र किया जाता है मीटर्स में, ऐसा यूनिट इसकी मीटर है। कैन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मोशन, यानी कि मोशन के दौरान ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कॉन्स्टेंट भी रह सकती है। ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ फॉलोड बाय दी बॉडी। अब भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप कौन से रास्ते के थ्रू गए हो, बस ये इस बात पे डिपेंड करती है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था मोशन, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, बस उस पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन इसके होते हैं इनिशियल टू फाइनल पोजिशन वेक्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल हो सकता है या फिर वो कम होगा डिस्टेंस के। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लूँ तो वो या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस के। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों है, लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझा दूंगा बहुत अच्छे से। मान लो यहाँ पे 0 है, 0 मीटर। यहाँ से कोई बंदा है, ये इसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ठीक है। वो यहाँ पे गया 30 मीटर्स, ठीक है, इस ए पॉइंट पर। यहाँ पे आने के बाद उसने यू टर्न लिया मान लो, और वो इधर गया वापस बी पॉइंट पे 15 मीटर चल के। तो अगर अब मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इसने 30 + 15 45 मीटर ट्रैवल करा। जबकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो यहाँ इसने 0 से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे 30 गया था। 30 जाने के बाद में उसने यू टर्न लेके 15 इधर आ गया था अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना बचा था? तो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 30 - 15, या डायरेक्टली भी आप 15 मीटर बोल सकते थे। ये आ गया इसका, और डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव ही है क्योंकि अब बी ओरिजिन से राइट साइड में है। कुछ हो गई, ये आ गया हमारा 15 मीटर पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि और अगर ये मुड़कर वापस ना आता फिर क्या होता? फिर इसने डिस्टेंस भी 30 मीटर ट्रेवल करी थी और डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का 30 मीटर विदाउट कंसिडरिंग डिस्टेंस, वो और डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी यहाँ से लेकर 0 से लेकर इस ओ पॉइंट से लेकर या 0 पॉइंट से लेकर 30 मीटर। लेकिन अब अगर वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन अगर कभी भी उसने बीच में यू टर्न ले लिया या मुड़कर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा डिस्टेंस के मुकाबले, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस कवर्ड के। ये अभी आप सोच ही सकते हो इसके बारे में भी बहुत आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 0 और नल वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था मैंने जो पहले, उसमें क्या था, वो उसी पॉइंट पर आ गया था। मान लो जहाँ से स्टार्ट किया था, मान लो भाई इसने ए से शुरू करा, यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से और वो बी पे चला गया, ठीक है। और बी से फिर वापस ए पर आ गया, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गया। इनिशियल अरे क्या कर रहा है बोर्ड? इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था फिर वापस वहीं पे आ गया। तो यानी कि इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड पाथ। और इसमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर। और जो पॉइंट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। तो दो अलग अलग टाइप की क्वांटिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिया था और उसको कंपेयर किया था डिस्टेंस से।
आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि उनसे बाहर कोई क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो सकता। सारे PYQ वगैरह सब करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं।